Hello beta, how are you all? Hope all of you are fine and safe at your home, enjoying your studies well. Beta, in previous lecture of the 10th class, that is based on the chapter, that is the name of the lesson is agriculture, we have discussed about the farming, types of farming. We have discussed about two types of farming, that is the subsistence farming, and next was what? Settled farming and shifting farming. And we have also discussed about the types of farming, that is subsistence farming to commercial farming. But in this lecture we are going to start what? We are going to start with what? A new topic. The name of the topic is what? That is intensive agriculture. And extensive एग्रीकल्चर. ठीक है बेटा, आज हम इंटेंसिव और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर के बारे में चर्चा करेंगे. इंटेंसिव एग्रीकल्चर की अगर बात की जाए बेटा, इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है? इंटेंसिव एग्रीकल्चर इज वेयर, यहां पर कुछ पॉइंट लिख देता हूं. थिकली पॉपुलेटेड एरियाज, लिमिटेड लैंड, लैंड मीन्स ब्रैकेट में लिख रहा हूं एग्रीकल्चरल. नेक्स्ट, मोर डिमांड ऑफ फूड, यूज इंटेंसिव methods to enhance the production, labor intensive. बेटा इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है? दिस काइंड ऑफ एग्रीकल्चर इज बीइंग प्रैक्टिस इन द एरियाज विच आर थिकली पॉपुलेटेड एरियाज, जहां पर लैंड लिमिटेड होता है, एग्रीकल्चरल लैंड लिमिटेड होता है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है. अब वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो डिमांड ऑफ फूड भी ज्यादा होगी, लेकिन बेटा लैंड तो कैसी है? लिमिटेड है. इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मान लीजिए दिस इज द प्लेस, यहां पर जो है बेटा लैंड कितनी है? लैंड इज वोट, दिस इज लैंड एक्स. ठीक है, लैंड की वैल्यू क्या है? एक्स है. चलिए एक्स नहीं, हम कुछ नंबर दे देते हैं. नंबर इज वोट 10 हेक्टेयर्स. ठीक है, लैंड है बेटा 10 हेक्टेयर्स. और यहाँ की जो पॉपुलेशन है, यहाँ की जो बेटा पॉपुलेशन है, द पॉपुलेशन एट दिस प्लेस इज गोइंग टू बी व्हाट? Means the population at this place is what? That is 20,000 ना करके मैं क्या कहता हूं? 2,000. अब ये बेटा जो लैंड है, ये लैंड की जो अगर जनरल वे में बात की जाए, सो इट कैन व्हाट? इट कैन प्रोड्यूस फॉर 1,000 मीन्स 1,500 पीपल. कितने लोगों के लिए प्रोड्यूस कर सकता है? प्रोडक्शन कितने लोगों के लिए होगा जनरली? दैट इज फॉर 1,500. लेकिन वास्तव में है कितने? 2,000. तो बाकी के जो 500 लोग होंगे, यहाँ पर जो पीपल होंगे 500. ठीक है, अब उनके लिए क्या होगा? लैंड इज लिमिटेड, पॉपुलेशन ज्यादा है, डिमांड भी ज्यादा है, तो क्या होगा बेटा? इस लैंड पर क्या होगा? इंटेंसिव मेथड्स यूज होंगे. क्या होंगे बेटा? इंटेंसिव मेथड्स यूज होंगे. अब वो जो इंटेंसिव मेथड्स होंगे वो बेटा कैसे होंगे? लेबर इंटेंसिव होंगे. कैसे होंगे बेटा? लेबर इंटेंसिव. बेटा वो लेबर इंटेंसिव क्यों होंगे? क्योंकि ट्रैक्ट ऑफ लैंड कैसा है? छोटा है. बड़ी मशीन को ये अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए यहां पर जो बेटा इंटेंस मेथड्स यूज होते हैं वो लेबर इंटेंसिव होते हैं. अब ये लेबर इंटेंसिव कौन सा होता है? दैट इज ह्यूमन लेबर. ठीक है, ह्यूमन लेबर.
तो वो एरिया जो थिकली पॉपुलेटेड होते हैं, लैंड वहां पर एग्रीकल्चरल लैंड लिमिटेड होता है, डिमांड ऑफ फूड ज्यादा होती है, उस डिमांड को मीट करने के लिए वहां पर इंटेंसिव मेथड्स यूज किए जाते हैं प्रोडक्शन को एनहेंस करने के लिए। वो इंटेंसिव मेथड्स क्या होते हैं? ह्यूमन लेबर का यूज होता है, फर्टिलाइजर्स का यूज होता है, इरिगेशन का यूज होता है काफी ज्यादा, जिससे उसकी जो फर्टिलिटी है या उसका जो प्रोडक्शन है उस पर्टिकुलर क्या ट्रैक्ट ऑफ लैंड का, उसका एनहेंस हो जाए प्रोडक्शन, जिससे ये जो बाकी के लोग हैं इनकी भी क्या हो जाए बेटा, इनकी भी डिमांड कंप्लीट, इनकी भी डिमांड क्या हो जाए, यस, इनकी भी डिमांड यहां से क्या हो जाए, मीट हो जाए, इनकी भी डिमांड यहां से कंप्लीट पूरी हो जाए। ठीक है, तो ये क्या होता है? इंटेंसिव फार्मिंग, वेयर लैंड इज लिमिटेड, पॉपुलेशन इज थिक, ठीक है, डिमांड फॉर फूड इज मोर, सो देयर द फार्मर यूज इंटेंसिव मेथड्स टू एनहेंस द फर्टिलिटी और द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स। यहाँ पर फार्मर क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अलग अलग मेथड्स का यूज करता है, उसे हम बोलते हैं बेटा इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है बेटा? लेबर इंटेंसिव होती है। लेबर इंटेंसिव कौन सी होती है बेटा? दैट इज ह्यूमन लेबर। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे किसके बारे में बेटा? दैट इज एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। अब ये एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है बेटा? इसमें इंटेंसिव और एग्रीकल्चर में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? मैंने बताया था वहां पर थिकली, यहां पर क्या होती है? यहां पर जो पॉपुलेशन होती है कैसी होती है बेटा? सेपरेटली। कैसी होती है? सेपरेटली। Thin population, land is available in abundance, ठीक है, लैंड काफी मात्रा में अवेलेबल होता है। यूज ऑफ मशीनरीज टू farming, mostly produce for commercial use। ठीक है, एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग। ठीक है, समझिए बेटा, अभी मैंने क्या कहा? वो एरिया जो कैसा थिकली पॉपुलेटेड, वो कहा था इंटेंसिव। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में इसका ऑपोजिट होता है। वो एरिया जहां पर पॉपुलेशन कैसी है? सेपरेटली। पॉपुलेशन कैसी है? सेपरेटली। वहां पर जो लैंड है एग्रीकल्चरल लैंड, वो अबंडेंस में मीन्स पर्याप्त मात्रा में, काफी मात्रा में अवेलेबल होता है। अब वहां पर फार्मिंग एक्टिविटी, मान लीजिए ये यहाँ पर ट्रैक्ट ऑफ लैंड है, ये कितने लोगों की जरूरत है? ये लेट्स से सेम ट्रैक्ट ऑफ लैंड है 10 हेक्टेयर, ये कितने लोगों की जरूरतें पूरी कर रहा था बेटा? 1500। लेकिन यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो कितनी है बेटा? दैट इज 500। दैट इज 500। और जब यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है बेटा? पॉपुलेशन यहाँ की 500 है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? यहाँ पर वहां जो बेटा मैंने यहाँ पर पढ़ा था, यहाँ पर तो ऐसा उल्टा था, 1500 लोगों की जरूरतें पूरा कर रहा था, 5 लोग 500 सरप्लस में थे। यहाँ पर कितना है बेटा? 1000 कैसे है बेटा? कम है, 1000 कम है। और अगर 1000 कम है तो बेटा इसमें लेबर इंटेंसिव था, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इसे लेबर की जरूरत पड़ेगी ना बेटा। जब इस फार्मिंग में इस फार्मर को लेबर की जरूरत पड़ेगी, सो इट इज नॉट इजी टू गेट लेबर। यहां से उसे लेबर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बेटा? उसे लेबर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज द नंबर ऑफ द पीपल आर रिसाइडिंग इन दिस एरिया आर क्वाइट लेस। नंबर ऑफ द पीपल कैसा है बेटा? बहुत कम है इन कंपैरिजन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? द फार्मर यूज मशीनरीज। किसका यूज करेगा? मशीनरीज का यूज करेगा टू डू द फार्मिंग एक्टिविटी। मशीनरीज फार्मिंग का यूज करने के लिए क्या करेगा? वो एरिया जो थिनली पॉपुलेटेड है, सेपरेटली, लैंड अबंडेंस में अवेलेबल है, फिर फार्मर मशीनरीज का यूज करता है जिससे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ता है।
मोस्टली प्रोड्यूस फॉर कमर्शियल यूज, कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए यहाँ पर फार्मर ज्यादा यूज फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं। इसका एग्जांपल एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग इन प्रेरीज, कहां पर बेटा, प्रेरीज। सो इट इज व्हाट, इट इज एक्सटेंसिव। इंटेंसिव क्या था, पॉपुलेशन कम है, ज्यादा है, लैंड कम है, डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं आपको एक कंपेयर रिलेटिव स्टडी से बताऊं दोनों के बारे में, तो कैसा होगा बेटा, इंटेंसिव फार्मिंग में क्या होगा, पॉपुलेशन ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, ठीक है। पॉपुलेशन ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, डिमांड ज्यादा तो क्या होगा बेटा, डिमांड ज्यादा होगा तो लेबर भी ज्यादा होगा, लेबर ज्यादा होगा तो वो उसका रेट भी ज्यादा होगा, दैट इज अनदर मैटर, ठीक है। ये था हमारा इंटेंसिव। बेटा क्या, पॉपुलेशन ज्यादा, डिमांड ज्यादा, लेबर भी ज्यादा की जरूरत पड़ रही है। यहां पर एक्सटेंसिव में क्या होता है, पॉपुलेशन कैसी है बेटा, कम है, डिमांड क्या है, डिमांड भी कम है। यहां पर एक चीज भूल गए बेटा, बेटा क्या, लैंड, लैंड कैसा है, कम, मींस इसका और इसका रिलेशन कैसा है, दैट इज इनवर्स। जबकि इसमें कैसा रिलेशन होना चाहिए, या तो पॉजिटिव रिलेशन हो या फिर ये कम हो ये ज्यादा हो, ठीक है। आइए अब देखते हैं, लेबर और डिमांड दोनों बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां पर प्लांटेशन ज्यादा है, सॉरी पॉपुलेशन ज्यादा है, लैंड कैसा है बेटा, लैंड, पॉपुलेशन कम है और लैंड ज्यादा है, तो क्या होगा बेटा, यहां पर ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन क्या होगा, यहां पर लेबर भी कम है, लेबर कम है तो यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर डिमांड भी कम होगी, डिमांड कम होगी तो यहां पर क्या होगा, मशीनरीज यूज्ड, मशीनरीज का यूज कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो जहां पर पॉपुलेशन कम, लैंड ज्यादा, लेबर कम, डिमांड कम, मशीनरीज का यूज ज्यादा, तो प्रोडक्शन कैसा होगा बेटा, प्रोडक्शन वहां पर बहुत ज्यादा होगा और वो कैसा होगा, कमर्शियल, ठीक है। अब यहां पर अगर देखें तो क्या होगा बेटा, पॉपुलेशन ज्यादा, लैंड कम, लेबर ज्यादा, डिमांड भी ज्यादा, और जब डिमांड ज्यादा होगी क्या होगा, मशीनरीज का यूज होगा, किसका यूज होगा, मशीनरीज का यूज होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहां पर लेबर काफी अबंडेंट मात्रा में है, यहां पर लैंड अबंडेंट है, यहां पर लेबर अबंडेंट है, तो यहां पर क्या होगा, प्रोडक्शन कैसा होगा, प्रोडक्शन बेटा बढ़ेगा तो, लेकिन कितना बढ़ेगा, टू मीट द नीड्स, केवल जरूरतों को पूरा करने के लिए बढ़ेगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज इंटेंसिव एग्रीकल्चर, दिस इज एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। चलिए आगे चर्चा करते हैं, आगे चर्चा करेंगे हम इन द सेम सेगमेंट, किसके बारे में, दैट इज कमर्शियल एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर, कमर्शियल एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। कमर्शियल और प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें क्या होगा, कमर्शियल एग्रीकल्चर क्या होता है, when a farmer grow crops to sell it in the market to get some profit is known as commercial
फार्मिंग। बेटा जब एक फार्मर किसी भी फसल को उगाता है, क्या ध्यान में रख के, ये ध्यान में रखकर दैट आई एम गोइंग टू सेल इट इनटू द मार्केट, ठीक है, टू गेट सम प्रॉफिट, इज नोन बाय द नेम ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कमर्शियल फार्मिंग होते हैं, बोलते हैं। अब कमर्शियल फार्मिंग अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, मीन्स इट इज कमर्शियल फार्मिंग कम बिजनेस, ठीक है। इसे कमर्शियल फार्मिंग में आप कह सकते हैं, बिजनेस भी कह सकते हैं। मोस्टली कमर्शियल फार्मिंग यस इज बीइंग यूज्ड इन द लेस एंड द लैंड इज इन अबंडेंट, ठीक है। चलिए बात करते हैं कमर्शियल फार्मिंग में होता क्या है। साइंटिफिक मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज, प्रोडक्शन के साइंटिफिक मेथड्स यूज होते हैं। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्योर का यूज होता है, ठीक है। किसका होता है, मैन्योर का यूज होता है। इसके अलावा क्या होता है बेटा, मॉडर्न मशीनरीज आर यूज्ड। बेटा क्या होता है, मॉडर्न मशीनरीज का यूज होता है इन कमर्शियल फार्मिंग। वो फार्मिंग जहां पर फार्मर के माइंड में क्या है, फार्मर इज थिंकिंग अबाउट द प्रॉफिट दैट ही और सी इज गेटिंग by selling the particular grown crop in the market to a particular person, to vendor, whomever he or she is going to be sell. But it is what ultimately he or she is getting some profit, ठीक है। जब प्रॉफिट को माइंड में रखते हुए कोई फसल उगाई जाती है, दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज होता है। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, मैन्योर का यूज होता है। मॉडर्न मशीनरीज का यूज होता है, ठीक है। इसके बाद बेटा हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, प्लांटेशन फार्मिंग। किसके बारे में, प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज व्हाट बेटा, प्लांटेशन फार्मिंग में क्या होता है, सिंगल क्रॉप फॉर ऑल ईयर। पूरे वर्ष में क्या होता है बेटा, एक सिंगल क्रॉप को उगाया जाता है, ठीक है। अब वो क्या होती है, होल ईयर के लिए सिंगल क्रॉप को उगाया जाता है। रिसेंबल्स दैट ऑफ फैक्ट्री प्रोडक्ट्स, मींस वो सिंगल क्रॉप जो उगाई जाती है जो कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री प्रोडक्ट में यूज होती है, ठीक है। बिग कैपिटल इन्वेस्टमेंट नीडेड। और इसके अलावा क्या होता है बेटा, इसके अलावा क्या होता है, यहां भी साइंटिफिक मेथड्स एंड इम्प्लीमेंट्स का यूज होता है, ठीक है। दूसरा, इसके अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं टी, शुगर केन, टी, शुगर केन, कॉफी, बनाना, एटसेट्रा। ये एग्जाम्पल किसके हैं बेटा, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग। When a farmer grow a single crop for whole the year and even for it is repeated for many years, ठीक है।
रिसेंबल दैट फैक्ट्री प्रोडक्ट्स, जो किसके रूप में यूज होता है, फैक्ट्री प्रोडक्ट, आगे जाकर फैक्ट्री प्रोडक्ट के रूप में यूज होता है। वहां पर बिग कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। साइंटिफिक मेथड्स एंड इम्प्लीमेंट्स का यूज होता है, मशीनरीज का यूज होता है। एग्जाम्पल टी, कॉफी, यस, टी, शुगर केन, कॉफी, बनाना एटसेट्राज आर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ फार्मिंग। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है इस तरह की फार्मिंग के। तो बेटा यहाँ पर हमने किसके बारे में चर्चा की, यहाँ पर हमने चर्चा की टाइप्स ऑफ फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग। उसके बाद हमने चर्चा की किसके बारे में, सेटल्ड फार्मिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नेक्स्ट हमने चर्चा की बेटा किस बारे में, इंटेंसिव एग्रीकल्चर और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। नेक्स्ट हमने चर्चा की कमर्शियल फार्मिंग और प्लांटेशन फार्मिंग के बारे में। ठीक है बेटा, अब समझते हैं थोड़ा सा किस बारे में, मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स को उगाया जाता है। मेजर क्रॉप्स बेटा, मेजर क्रॉप्स क्या है, सफर्ड अ लॉट ड्यू टू पार्टीशन इन 1947। अब ये क्या है बेटा, हम चर्चा कर रहे हैं मेजर क्रॉप्स इन इंडिया मीन्स, लेकिन इससे पहले जब 1947 में द पार्टीशन टुक प्लेस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, सो इंडियन एग्रीकल्चर वॉज व्हाट लार्जली डिस्टर्ब्ड विद दैट एक्टिविटी। उससे क्या हुआ, इंडियन एग्रीकल्चर बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इसके बाद क्या हुआ, एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस क्या हुआ बेटा, ट्रिपल द प्रोडक्शन। इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो बहुत तेजी से क्या हुआ, स्ट्राइक इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और उसका जो क्या है बेटा, उसका प्रोडक्शन क्या हो गया, ट्रिपल्ड हो गया। मीन्स if 1 kg was producing before the independence and at the time of partition, so it was now what, now a farmer is being produced that is the 3 kg, that is the 3 kg। अब वो फार्मर 3 किलो उगा रहा है। ठीक है, वो क्यों हुआ, बिकॉज मैनी ऑफ द, मैंने आपको बताया था जब सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग, गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे स्टेप्स उठाए गए विच वर पॉजिटिवली वर्क ओनली फॉर द फार्मर्स। ग्रीन रिवोल्यूशन आया, चकबंदी आया, मेनी ऑफ द फैसिलिटीज आर बीइंग प्रोवाइडेड नाउ एंड इवन दो इन दोज डेज टू द फार्मर्स। ठीक है, तो अब ट्रिपल्ड हो गया। अब बात की जाए तो बेटा राइस, व्हीट अलोंग विद मेज, ज्वार, बाजरा, वो मेजर क्रॉप्स हैं। कौन सी, उन्हें आप क्या कह सकते हैं, क्रील्स और फूड क्रॉप्स कह सकते हैं, अनाज की फसलें जो फूड क्रॉप्स हैं। ठीक है बेटा, स्टेपल क्रॉप भी इनको हम क्या बोलते हैं, स्टेपल। क्या बेटा एक नाम होता है स्टेपल, मीन्स खाद्य जो खाने की होती हैं, खाद्य फसलें। ठीक है, स्टेपल क्रॉप्स। उसके बाद शुगर केन, टी, कॉटन, जूट अलोंग विद रबर एंड टबाको आर मेजर कैश क्रॉप्स। ये कैसी है बेटा, कैश क्रॉप्स हैं, जिनसे हमें कैश मिलता है। इसके बाद क्या हुआ, टी, कॉफी एंड रबर, प्लांटेशन क्रॉप्स। लेकिन अगर बात की जाए इनको भी फर्दर क्लैरिफिकेशन या क्लासिफिकेशन किया जाए तो इसमें क्या है बेटा, ये यहाँ पर टबैको, रबर, कॉफी, ये क्या है बेटा, दीज आर प्लांटेशन क्रॉप्स, जिन्हें हमने कैश क्रॉप की कैटेगरी में रखा था। ये क्या है बेटा, प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। इसके अलावा सिल्क, जूट और कॉटन, इन्हें क्या कहा गया है, फाइबर क्रॉप्स कहा गया है। क्या कहा गया है बेटा, फाइबर क्रॉप्स कहा गया है। अब इंडियन एग्रीकल्चर की अगर बात की जाए तो बेटा इंडियन एग्रीकल्चर में बेटा 3 सीजन होते हैं। ठीक है, इंडिया हैज 2 और रादर 3 एग्रीकल्चरल सीजन। ठीक है, हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चरल के 3 सीजन होते हैं। पहला खरीफ, रबी और जैद। खरीफ, रबी और जैद, ये शॉर्ट क्रॉप सीजन होता है। अब ये होता क्या है अभी बताऊंगा बेटा। खरीफ कब होता है, खरीफ सीजन इज स्टार्टेड व्हेन अराइवल ऑफ मानसून, मीन्स जब मानसून का क्या होता है, अराइवल होता है। इट इज द मंथ ऑफ मई, जून, जुलाई। ठीक है, मई, जून। ठीक है, या जून, जुलाई भी आप कह सकते हैं। तो जब अराइवल होता है किसका, व्हेन इट इज द अराइवल ऑफ मानसून, जब मानसून का अराइवल होता है बेटा तो उसके साथ क्या होता है, खरीफ की फसलों की बुआई शुरू हो जाती है। ठीक है, सो समझिए मानसून के अराइवल पर क्या होगा, इनको सोइंग होगा या जो भी होगा, प्लांटेशन वटेवर। अब इसकी मेन क्रॉप्स हैं क्या क्या, इसकी मेन क्रॉप्स की अगर बात की जाए तो बेटा इसकी मेन क्रॉप्स में सबसे मेन इसकी फसल क्या है, दैट इज द राइस। मेन क्या है बेटा इसकी फसल, दैट इज द राइस। अब राइस के साथ साथ इसमें बेटा क्या क्या हो सकता है इंक्लूड, बाजरा भी इंक्लूड हो सकता है, मिलेट इंक्लूड हो सकता है, ज्वार, मेज, कॉटन, जूट। ठीक है, राइस,
बाजरा, ज्वार, मेज, कॉटन, जूट एटसेट्रा। वो फसलें मीन्स अगर कंपैरेटिवली बात की जाए, सो दीज क्रॉप्स नीड अ लोट्स वाटर। इन्हें पानी की ज्यादा जरूरत होती है इन कंपैरिजन ऑफ द अदर क्रॉप्स। सो दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज द नेम ऑफ खरीफ। मीन्स दीज क्रॉप्स आर बीइंग ग्रोन एट द टाइम व्हेन इट इज द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ द मानसून। जब मानसून आने वाला होता है तब इन फसलों को क्या किया जाता है बेटा, उगाया जाता है। नेक्स्ट इज वोट बेटा रबी। ठीक है, रबी कब होता है बेटा, रबी होता है बेटा मानसून में ये उगाई। ठीक है, अब मानसून क्या हुआ बेटा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, एंड एज वेल एज यस अगस्त, सितंबर। ठीक है, तो ये 4 मंथ्स हो गए। सितंबर में क्या होता है बेटा, एटम सीजन आता है। किसके बाद, आफ्टर द मानसून। तो मानसून के बाद जब क्या आता है बेटा, ऑटम सीजन। ठीक है बेटा, उसमें क्या होता है, उसमें बुआई होती है किसकी, जैसे व्हीट, मस्टर्ड। ठीक है, व्हीट, मस्टर्ड, मेज। ठीक है, और भी कई तरह की फसलें उगाई जाती हैं, बार्ले, ग्राम, मस्ट, बार्ले। ग्राम, ऑयल सीड्स, ये सभी तरह की फसलें कब उगाई जाती हैं, जब रबी की फसलें कहते हैं इन्हें, जब ऑटम सीजन की शुरुआत होती है आफ्टर द मानसून, आफ्टर द मानसून। और अगर इन फसलों की बात की जाए तो ये फसलें कब तक बेटा तैयार होती हैं, दीज क्रॉप्स आर दीज क्रॉप्स आर रेडी टू हार्वेस्ट अप टू द मंथ ऑफ अप्रैल, मई। एक्चुअली यू में से मार्च, अप्रैल, मार्च और अप्रैल में ये फसलें तैयार हो जाती है। मींस सितंबर अक्टूबर में इनकी बुआई होती है। ठीक है, इवन टू द नवंबर, और फिर ये मार्च अप्रैल तक क्या हो जाती हैं, हार्वेस्ट हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, हार्वेस्ट। तो अब आप समझिए, अभी तो बेटा मैंने बताया ये मार्च अप्रैल हुआ, इसकी बुआई कब हुई बेटा, सितंबर अक्टूबर में इसका क्या हुआ। एक चार्ट बना देते हैं बेटा, समझिए ध्यान से। क्रॉप्स, sowing, हार्वेस्टिंग। खरीफ कब होता है बेटा, इसकी शुरुआत जून, जुलाई। ठीक है, इसकी बेटा हार्वेस्टिंग कब होती है, अगस्त, सितंबर। कब होती है बेटा, अगस्त, सितंबर। इसके बाद बेटा रबी। रबी का क्या होता है, इसकी बुआई कब होती है रबी की, सितंबर तक हो गई ना, तो क्या बेटा अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, और इसकी जो बेटा क्या होती है, इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है, इनकी हार्वेस्टिंग बेसिकली कब होती है, मार्च, अप्रैल। ठीक है, तो अब क्या हुआ बेटा, मार्च, अप्रैल हुआ। ठीक है, अब जो हमारी जैद है, ये जैद वाली फसलें, अभी हमारे पास बेटा यहाँ जून और जुलाई है, तो मतलब बीच में क्या बचा, मई बचा, हाफ जून बचा, और अगर बात की जाए तो हाफ पार्ट अप्रैल भी बचा। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, शॉर्ट समर क्रॉप्स। मीन्स वो फसलें जो गर्मियों में उगाई जाती है थोड़े टाइम में। ठीक है, मीन्स इट इज द टाइम स्पान ऑफ नियर अबाउट 2 मंथ्स, लगभग 2 से 3 महीनों का ये टाइम स्पान होता है। तो इसमें क्या होता है, इनकी बुआई कब होती है, दैट इज मार्च, अप्रैल। हार्वेस्टिंग कब होती है, मई और जून में, मई और
जून में। तो ये शॉर्ट क्रॉप्स होती हैं जो बेटा 2-3 महीने में उगाई जाती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं हम? ज़ैद क्रॉप्स बोलते हैं। यू मे प्रिपेयर दिस चार्ट इन योर नोटबुक ऑल्सो बेटा, ठीक है। सो दिस इज वोट हमने चर्चा की किस बारे में? हमने चर्चा की बेटा खरीफ, रबी और ज़ैद फसलों के बारे में। इनका सीजन क्या होता है, मंथ क्या होता है, ये कौन सा होता है बेटा? शॉर्ट समर क्रॉप्स होती हैं। अगर इनकी बात की जाए एटम आफ्टर वोट मॉनसून, और इनकी बात की जाए मॉनसून आफ्टर द समर सीजन। इसके समर सीजन के बाद कहां पहुंचेगी? यहां पहुंचेंगे, यहां से फिर यहां, यहां से फिर यहां और यहां से फिर यहां। सो दिस साइकिल इज बीइंग अगेन एंड अगेन फॉलोड। चलिए बेटा अब चर्चा करते हैं हम फूड क्रॉप्स के बारे में। किसके बारे में? फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स का अगर नाम आता है इंडिया में तो सबसे पहले स्टेपल फूड क्रॉप के रूप में we will discuss about first of all that is the rice. Rice is the main staple crop of India as it contribute more than half of the Indian agricultural economic contribution. बेटा important staple food crop है, इसे हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होती है टू ग्रो अकॉर्डिंगली, ठीक है बेटा। इसके अलावा इसे टेम्परेचर कितना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस, और इसको रेनफॉल कितना चाहिए बेटा? दैट इज 100 सेंटीमीटर से ज्यादा। मीन्स वो एरिया जहां पर रेनफॉल कितना होता है? अबव द 100 सेंटीमीटर, अबव द 100 सेंटीमीटर्स आर सुटेबल टू ग्रो व्हाट? आर सुटेबल टू ग्रो राइस। उसका एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल, ठीक है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार एटसेट्रा। मीन्स मैनी ऑफ द कंट्रीज। अगर मैं आपको मैप से बात करूं बेटा, मैप के अकॉर्डिंग, ठीक है, सो दिस इज व्हाट? दिस इज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। सो साउथ वेस्टर्न मानसून कब बेटा? इनकी अगर बात की जाए राइस किस तरह की क्रॉप है? आपसे अगर मैं बात करूं, कोई बताएगा मुझे किस तरह की क्रॉप है बेटा? राइस के बारे में जल्दी बताइए मुझे, राइस किस तरह की क्रॉप है? अभी बताया था बेटा, लेक्चर में ले रहा हूं, ठीक है, अभी तो बताया था आपको मैंने। राइस इज अ खरीफ क्रॉप। ये किस तरह की है बेटा? खरीफ। जब अराइवल होता है किसका? मानसून का। मानसून का अराइवल जब होता है तो तब हम किस तरह की फसलों को बोते हैं बेटा? दैट इज खरीफ की फसलें। और मैंने बताया था इंडियन ओशियन से जो मानसून, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जब आपने 9th क्लास पढ़ा होगा, तो जो इंडियन ओशियन से मानसून कहा जाता है बेटा? हिमालय की ओर, नॉर्थ की ओर जाता है। अगर हिमालय ना हो तो नॉर्थ से निकल जाएगा। जब वो मानसून बेटा हिमालय से क्या करता है? चेक करता है, उसे वापस करता है, और फिर वो सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में क्या करता है? इन प्लेन्स में बरसात होती है। वो क्या होता है? दैट इज द मानसून वाइंड्स। वो मानसून वाइंड्स इन महीनों में क्या करते हैं? बरसात करते हैं। इनकी वजह से यहाँ पर क्या होता है? वाटर ऑप्टिमम क्वांटिटी में आ जाता है, और यहाँ पर रेनफॉल कहीं पर 200 अबव होता है, कहीं पर 100 अबव होता है। सो दीज प्लेस आर सिचुएटेड फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स। जैसे अगर बात की जाए तो मैंने आपको बताया था ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स कहां से? वेस्ट में पंजाब से लेकर और ईस्ट में कहां तक? ब्रह्मपुत्र वैली तक फैले हुए हैं। ब्रह्मपुत्र वैली तक फैले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ बरसात ऑप्टिमम क्वांटिटी में होती है। यहाँ पर वाटर फैसिलिटीज, पेरेनियल रिवर्स यहाँ पर वाटर इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती हैं। तो इन जगहों पर वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बिहार में इन जगहों पर राइस को क्रॉप का जो है हार्वेस्टिंग और इसका जो बेटा क्रॉप कल्टीवेशन होता है बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसके बाद हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड, ठीक है, scientific methods and techniques, irrigation facilities and use of fertilizers enhance productivity. After the independence, when high yielding varieties seeds introduced हुए, scientific methods यूज हुए और टेक्निक्स यूज हुई इन इंडियन एग्रीकल्चर, इरिगेशन फैसिलिटीज यूज हुई, उसके साथ साथ फर्टिलाइजर्स का यूज हुआ, तो क्या हुआ बेटा? इंडिया में जो क्या है बेटा? इंडिया में एनहेंस हो गया, मीन्स वृद्धि हो गई किसमें? इट इज इम्प्रूविंग, इट इज इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। आपको एक बात बताता हूं बेटा, इंटरेस्टिंग सी बात है। वर्ल्ड में
राइस क्रॉप के लिए अगर बात की जाए बेटा, ठीक है, अगर वर्ल्ड में बात की जाए तो इंडिया के पास लार्जेस्ट एरिया है। इंडिया हैज लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में क्या है, राइस कल्टीवेशन में सबसे ज्यादा एरिया है, बट नॉट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। बेटा जब राइस कल्टीवेशन में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एरिया इंडिया के पास है, तो इंडिया को बेटा क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बेटा क्यों नहीं है, कोई मुझे बताएगा? यस, क्यों नहीं है अभी चर्चा करते हैं। वो बेटा इसलिए नहीं है, इसके दो रीजन है, हालांकि देयर आर मेनी रीजन। फर्स्ट रीजन क्या है बेटा, स्मॉल एग्रीकल्चरल फील्ड्स। बेटा मैंने आपको बताया था जब सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, मैंने बताया था कि एग्रीकल्चरल फील्ड्स जो है वो कैसे हैं, स्मॉल से और स्कैटर्ड हैं, फैले हुए हैं चारों ओर, जिससे क्या होता है, पैथ और सब पैथ में क्या होता है, पैथ और सब पैथ में क्या होता है बेटा, बहुत सारी जगह चली जाती है। ठीक है, तो अगर ये स्कैटर्ड ना होकर क्या हो बेटा, एक जगह कंसोलिडेट हो, एक जगह हो, तो इट विल व्हाट, इट विल बी इजी टू मेंटेनेंस, इजी टू मेंटेन करने में क्या होगा बेटा, इजी होगा, और जब इजी होगा तो यहां पर फार्मर जो है ज्यादा ध्यान दे पाएगा। बेटा दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है ignorance of farmers for scientific implements and tools या फर्टिलाइजर्स। जो हमारे यहाँ पर फार्मर्स है वो कैसे हैं, Those are somewhere ट्रेडिशनल है, वो इग्नोर करते हैं किसको, जो आज के समय में मैकेनिकल एज में साइंटिफिक इंप्लीमेंट्स और टूल्स और मैन्योर और फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, उनको क्या करते हैं ये, उनको क्या करते हैं बेटा, ये फार्मर्स डिनाई करते हैं। यही रीजन है, दीज फार्मर्स आर नॉट वॉकिंग विद द एज, ठीक है, समय के साथ नहीं चल रहे हैं। दैट इज वाई इंडिया इज लेफ्ट बिहाइंड इन प्रोडक्शन ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड एज इट हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द कल्टिवेशन ऑफ द राइस। ठीक है बेटा, यहां तक की चर्चा की है। इन नेक्स्ट सेगमेंट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अदर काइंड ऑफ क्रॉप्स, दैट इज द व्हीट, फूड क्रॉप्स के बारे में ही चर्चा करेंगे। व्हीट, बार्ले, मेज, many of other crops we are going to discuss. Till then, please prepare the notes based on the lecture. If you have any doubt, kindly leave a message in the comment box. If you found the video worth watching, kindly like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a good day. Stay healthy. Stay safe. Enjoy your studies.